तो जैसा कि क्लास 10th आपका कंप्लीट हो चुका है, उसके रिजल्ट्स भी आ चुके हैं, तो अब आपको अपना टाइम ना वेस्ट करते हुए क्लास 11th को शुरू कर देना चाहिए। पहले आपको क्या करना है, आपको ये देखना है कि आपका वेटेज, आपको बायो में कोई भी टर्म दिया होता है तो उसको आप क्या करिए, ब्रेक कर दीजिए। उसी में उसका मीनिंग लिखा होता है। जैसा कि क्लास 10th आपका कंप्लीट हो चुका है, उसके रिजल्ट्स भी आ चुके हैं, तो अब आपको अपना टाइम ना वेस्ट करते हुए क्लास 11th को शुरू कर देना चाहिए। आप लोगों ने डिसाइड कर लिया होगा पहले से ही कि आपको फिर बायो लेना है या फिर कॉमर्स लेना है या फिर आर्ट्स लेना है। तो ये वीडियो बेसिकली बायो के स्टूडेंट्स के लिए, जिन लोगों ने ये डिसाइड कर लिया कि वो बायो लेंगे। तो देर ना करते हुए वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात, बहुत से बच्चे ये सोचेंगे कि मैम हम लोग उसको शुरू कैसे करें, इतना बड़ा सिलेबस है हमारा, उसको हम लोग पढ़े कैसे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको ये देखना है कि आपका वेटेज कितना है सारी यूनिट्स में। सबसे पहले ये देखिए कि आपके 11th बायो में कितने यूनिट्स हैं, 5 यूनिट्स हैं। सबसे पहला है डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग वर्ल्ड, दूसरा है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स, तीसरा है सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस, चौथा है प्लांट फिजियोलॉजी एंड पांचवा ह्यूमन फिजियोलॉजी। ये आपके 5 यूनिट्स हैं जो आपके क्लास 11th में रहने वाले हैं। इन चैप्टर्स को जो अभी आपके 11th का सिलेबस है उसका हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट एनालिसिस करेंगे। तो अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। अब देखिए, अगर डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग वर्ल्ड की बात करें तो इसका वेटेज 20% है। सेकेंड यूनिट स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो 18% है। सेल का 22% है, प्लांट फिजियो का 20% एंड ह्यूमन फिजियो का 20%। सबसे ज्यादा वेटेज किसका है, सेल स्ट्रक्चर एंड इट्स फंक्शंस, क्योंकि यही क्या, ये आपका बेसिक है। ये आप लोग शुरू से ही पढ़ते आ रहे हैं। अभी आप लोगों ने 8th में भी इसको पढ़ा होगा, 9th में भी पढ़ा होगा, और अब आप लोग 10th में भी पढ़े हैं। अब कहाँ पे पढ़ेंगे, 11th में। यानी कि सारे क्लासेस में चैप्टर आपको रिपीट हो रहा है, क्योंकि यही क्या है, पूरा बेसिक ही है। अगर आपको ये आ जाएगा तो आपको पूरी बायो इजी लगने लगेगी। तो पहला सबसे क्या है कि आप सबसे पहले ये देखिए कि जितने भी चैप्टर्स है बायो में उनका वेटेज क्या है। उसके बाद लिखा है मेक एनसीईआरटी और होली ग्रेल, यानी कि आपको एनसीईआरटी को ही अपना एक बाइबल मान लेना है ना। उसी को आपको सिर्फ एनसीईआरटी को ही रीड करना है, बिकॉज अगर आप आगे चल के कोई भी कम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं तो उसमें सिर्फ आपके एनसीईआरटी के ही क्वेश्चंस आते हैं, एनसीईआरटी के बाहर नहीं आते हैं। तो आपको पूरी एनसीईआरटी की बुक क्या करना है, लाइन बाय लाइन रीड करना है। देखिए, फोकस्ड स्टडी मतलब आपको फोकस स्टडी करना है। जितनी भी लाइन आपको एनसीईआरटी में दी हुई है उसको डिटेल रीडिंग करना है। जब आप उसको फोकस के साथ पढ़ेंगे तो एनसीईआरटी आपकी क्या है, अल्टीमेट सोर्स है ट्रुथ की, यानी कि एनसीईआरटी में ही सारी चीजें आपको दी हुई हैं। उसके बाद अगर आपका फोकस रहता है, आप कॉन्सिस्टेंट रहते हैं, तो आपको एग्जाम में सक्सेस जरूर मिलेगी, क्योंकि एनसीईआरटी में क्या है, बहुत सारा कंटेंट है, डायग्राम्स है, टेबल्स है, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, उसमें साइंटिस्ट भी दिए हुए हैं। तो उसको आप क्या करिए, डिटेल में पढ़िए, और आउट ऑफ एनसीईआरटी किसी भी एग्जाम में नहीं आता है। उसके बाद क्या करना है कि जितने भी टर्म आपको बायो में कोई भी टर्म दिया होता है तो उसको आप क्या करिए, ब्रेक कर दीजिए। उसी में उसका मीनिंग लिखा होता है। जैसे लिखा हुआ है ऑस्टियोब्लास्ट, जब आगे आप लोग चैप्टर्स पढ़ेंगे तो उसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स आएंगे, बहुत सारे वर्ड्स आएंगे। तो एक यहाँ पे लिया हुआ है कि ऑस्टियोब्लास्ट। अगर ऑस्टियो की बात करें तो इसकी रूट मीनिंग क्या है, बोन, यानी कि ये बोन से कोई चीज रिलेटेड है। ब्लास्ट की बात करें तो इसका मतलब है जर्मिनेटिंग या फिर फॉर्मिंग सेल, यानी कि कुछ इसमें फॉर्म हो रहा है। तो अगर आप इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो इसका मतलब क्या है कि बोन फॉर्मिंग सेल। ऑस्टियोब्लास्ट एक ऐसी सेल है जो किसका फॉर्मेशन करती है, बोन की। तो यहाँ से आप लोगों ने क्या किया, कॉन्सेप्ट को ब्रेक कर लिया, वर्ड को ब्रेक कर लिया, उससे आपको इजिली समझ में आ गया कि इसका मतलब क्या है। ठीक। तो ये उसके बाद क्या बोला, कि बोला मैंने कि आपको जितने भी टर्म्स दिए होंगे उसको आपको ब्रेक करना है, जिससे आपको इजिली समझ में आ जाए। क्या करना है, टर्म ब्रेकर। उसके बाद सबसे पहले डायग्राम फर्स्ट अप्रोच। कोई भी आपको कोई भी टॉपिक दिया हुआ है उसमें क्या करिए, आप एक डायग्राम ड्रॉ कर लीजिए, उसको आप इजिली समझिए। जैसे हार्ट का स्ट्रक्चर दिया हुआ है, हार्ट के स्ट्रक्चर को आप सबसे पहले क्या करिए, स्टडी करिए कि उसमें क्या क्या लेबल है, क्या क्या उसमें दिया हुआ है। अब जब आप उसको स्टडी करिए तब क्या करिए, उसकी प्रोसेस को और उसके लेबल्स को उसको पढ़िए।
जब आप इसको पढ़ेंगे तो ज़ाहिर-सी बात है फिर आपको एक सक्सेस मतलब जब भी कोई एग्ज़ाम होगा उसमें आपको सक्सेस मिलेगी और जो लर्निंग है वो आपकी ईज़ी हो जाएगी। ठीक, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है आपका हार्ट का डायग्राम, उसमें आपको डिटेल कॉन्सेप्ट्स दिए हुए हैं। उसको आप ट्रांसलेट करिए डायरेक्टली एक तरह से एस्से बना लीजिए, खुद से राइटिंग करिए, उसको लिखिए। तो फिर आपको ईज़िली क्या होगा, वो सारे जो भी डायग्राम्स वगैरह दिए हुए हैं, वो ईज़िली लर्न हो जाएँगे। कभी भी आप जो बुक के डायग्राम्स दिए, उसको डायरेक्टली मत पढ़िए, वहाँ पे आपको कन्फ्यूज़न हो जाएगी। आप रफली खुद से ड्रॉ करिए, ड्रॉ करने के बाद फिर आप बुक में देखिए उसकी लेबलिंग क्या है, फिर आप बुक क्लोज़ करके फिर से उसको लेबल खुद से मार्क करिए। एक-एक जो भी उसमें लेबलिंग दी हुई है उसके बारे में पढ़िए कि उसका वहाँ पे फंक्शन क्या है। इससे आपको पूरा डायग्राम क्या होगा समझ में आएगा और फिर क्या करिए पूरे टॉपिक को जाकर रीड कर लीजिए। उसके बाद दिया हुआ है कि सिम्प्लीफाई विथ फ्लो चार्ट्स। कोई भी बड़ा कॉन्सेप्ट आता है उसको आप फ्लो चार्ट बना लीजिए। जैसे यहाँ पे आपको एनर्जी फ्लो दिया हुआ है, उसको सिम्प्लीफाई करके बताया गया है कि फोटोसिंथेसिस होता कैसे है। सनलाइट की एनर्जी आई कहाँ पे आई, लीफ में। अब लीफ में स्टोमेटा से उसने CO2 ले लिया, रूट से उसने H2O ले लिया। किसने लिया, क्लोरोप्लास्ट ने। अब क्लोरोप्लास्ट में क्या हुआ, फोटोसिंथेसिस हुआ जिससे क्या हुआ, ग्लूकोज रिलीज हो गया और क्या होगा, ऑक्सीजन भी रिलीज हो गया। तो ये पूरा एक फ्लो चार्ट बन गया फोटोसिंथेसिस का, इससे आप इजिली समझ गए। ऐसे ही यहाँ पे भी देखिए, हार्ट क्या करता है, ब्लड पंप करता है, इसका पूरा फ्लो चार्ट दिया है। यहाँ पे प्रोटीन सिंथेसिस हो रहा है, यानी कि डीएनए डबल स्ट्रैंडेड डीएनए ट्रांसक्रिप्शन हुआ, एमआरएनए बन गया, फिर ट्रांसलेशन हुआ तो प्रोटीन बन गया। अब इससे क्या हो गया कि जब फ्लो चार्ट आपने ड्रॉ किया तो जो इतने बड़े-बड़े टॉपिक्स आपको दिए हुए हैं, वो आप एक ही जगह से बार में बाद में क्या कर सकते हैं, रिवाइज़ कर सकते हैं। क्योंकि जब एग्ज़ाम टाइम आएगा, तो आपके पास इतना टाइम नहीं रहेगा कि आप पूरी एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन रीड करें। उस टाइम जो भी आप शॉर्ट नोट्स बनाएँगे, फ्लो चार्ट्स बनाएँगे, रफ डायग्राम्स बनाएँगे, उन्हीं से आप कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज़ करेंगे और तब क्या होगा, आपका कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा। बाद दिया हुआ है कि निमोनिक डिवाइसेस का आप यूज़ करिए। बायो में बहुत सारे प्रोसेस दिए होते हैं, तो उसको लर्न करना बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है, तो उसको आप निमोनिक्स कुछ दे दीजिए, वहाँ से आप लर्न कर लेंगे। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है माइटोसिस के स्टेजेस, ये आप पढ़ेंगे आगे डिटेल में। तो माइटोसिस के स्टेजेस का क्या है, आई पास माई अलजेब्रा टेस्ट, ये आपका ट्रिक है, ठीक है, निमोनिक है ये। अब आई से यहाँ पे इंटरफ़ेस, पी से प्रोफ़ेज़, एम से मेटाफ़ेज़, ए से एनाफ़ेज़, टी से टेलोफ़ेज़, ये पूरा सीक्वेंस आपको माइटोसिस स्टेज का लर्न हो गया। ऐसे अमीनो एसिड्स के नाम आप लोग लर्न कर सकते हैं ट्रिक के साथ, पीवीटी, टीमैल, यहाँ से आप लर्न कर सकते हैं। फिर यहाँ पे देखिए टैक्सोनॉमी की हायरार्की दी हुई है कि किंग फिलिप केम ओवर फॉर गुड सिरप। अब के से किंगडम, पी से फाइलम, सी से क्लास, ओ से ऑर्डर, एफ से फैमिली, जी से जीनस एंड एस से स्पीशीज। ऐसे आप निमोनिक्स बना लीजिए, इससे आपको कुछ भी दिया होगा आप इजिली लर्न कर लेंगे, वो आपको रिवाइज हो जाएगा। उसके बाद लास्ट आपको दिया हुआ है कि आप कनेक्ट करिए बायो को रियल लाइफ से। बायो में ज़ाहिर-सी बात है जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज़्म हैं हम सिर्फ़ उनकी स्टडी करते हैं, है ना? तो उसको आप क्या करिए, जितने भी आपके रियल लाइफ लाइफ एग्ज़ाम्पल्स हैं उससे आप रिलेट कर दीजिए। जैसे यहाँ पे फोटोसिंथेसिस और ऑक्सीजन का दिया हुआ है। देखिए प्लांट्स क्रिएट द एयर वी ब्रीथ। प्लांट्स क्या करते हैं, जो एयर हम लोग ब्रीथ करते हैं उसको देते हैं। फिर यहाँ पे भी दिया हुआ है कि प्लांट्स क्रिएट एयर वी ब्रीथ, ये दोनों एक ही है। ये लिविंग वर्ल्ड का कॉन्सेप्ट है। उसके बाद माइक्रोब्स एंड डाइजेशन, ये अंडरस्टैंड करते हैं गट हेल्थ हेल्थ को और न्यूट्रिशन को। उसके बाद डीएनए और इनहेरिटेंस की बात करें तो आप जेनेटिक रूट्स को अपने ट्रेड कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं। ह्यूमन फिजियो और हेल्थ की बात करें तो आप अपने बॉडी के जो साइंस है उनको आप स्टडी करके जान सकते हैं उसके बारे में। तो आपको बायो में बेसिकली क्या करना है, अपनी जितनी भी रियल लाइफ एग्जांपल्स हैं उनको स्टडी करना है, उससे क्या होगा, आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे। अब सबको पता है कि बायो क्या थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है। बाकी फिजिक्स केमिस्ट्री की बात करें तो उसमें फॉर्मूलाज है, न्यूमेरिकल्स है, वो सब है। बाकी बायो की बात करें तो उसमें सिर्फ आपका क्या है, एक तरह से रटने वाला सब्जेक्ट है, तो उसको आपको बार-बार क्या करना है, रिवाइज़ करना है। ये नहीं कि पहले आप सोचे कि फिज़िक्स, केमिस्ट्री पढ़ लें, बायो ईज़ी है, जब एग्ज़ाम टाइम आएगा तब पढ़ेंगे, नहीं। आपको साथ-साथ में फिज़िक्स, केमिस्ट्री के बायो भी पढ़ना है। आप बस क्या करिए, एनसीईआरटी रीड करिए, शॉर्ट नोट्स बनाइए, उसी को बार-बार रिवाइज़ करते रहिए, उसको आप रिवाइज़ करेंगे तो आपके कॉन्सेप्ट्स ऐसे क्लियर होंगे।
रफली नोट्स बनाइए, कोई ज़रूरी नहीं कि आप डिटेल में बनाइए, बहुत सारे कलर पेन वगैरह का यूज़ करिए। अगर आपको हिंदी लैंग्वेज समझ में आती है तो आप साइड में क्या करिए, छोटा-सा बॉक्स बना के उसमें हिंदी में भी आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। उससे क्या होगा कि बाद में अगर कोई कॉन्सेप्ट में आपको डिफ़िकल्टी आ रही है तो वहाँ से आप उसको क्लियर कर लें। सो बस आज के लिए इतना ही, बाकी अगर आपको कोई भी कन्फ्यूज़न है तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मैं आपकी कन्फ्यूज़न दूर करने की पूरी कोशिश करूँगी। थैंक यू।